हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज से हम यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिस सेट। देखिए, अब आपका पेपर लगभग 2 से ढाई महीने बचा है। देखिए, अभी इधर 15 आपका अप्रैल हो गया, इसके बाद मई, जून, जुलाई मत मानिएगा। तो मतलब आप मान के चलिए आपका पेपर 2.5 महीने और बचा है। इस 2.5 महीने में अब आप क्या करेंगे, जितना से जितना ज़्यादा आप क्या करें, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करिए और पढ़ते भी रहिए साथ में। पढ़िए और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आप जब पेपर में बैठेंगे तो थोड़ा सा फ्लो बना रहेगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, इसीलिए मैं अब आपको ये यहाँ पर ध्येय आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है इसको करवा। देखिए, कई बच्चे इसको कर चुके होंगे और जो लोग नहीं कर चुके होंगे उनके लिए मैं करवा रहा हूँ, और जो न किए भी होंगे उनका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप लाया हूँ। देखिए, आपको जैसे ही आपको यूट्यूब पे करवाया गया है वो हिंदी में करवाया गया है। मैक्सिमम लोग हिंदी में करवाए हैं या बहुत कम ही लोग इंग्लिश में करवाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जितना भी टेस्ट सीरीज होगा ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाया जाएगा। देख सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना फेस करें। क्योंकि कुछ साइंस के टर्म होते हैं, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सीरीज तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ध्येय आईएएस का फेज सेकंड का है। ठीक है, यहाँ कह रहा है, केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2024 को निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस, याद रखेंगे, संविधान हत्या दिवस मनाने का अधिनिर्णय लिया है। अब देखिए, संविधान हत्या दिवस इसको बोला गया है, तो ये किस दिन मनाने का निर्णय लिया गया है। तो मोदी सरकार ने किस दिन ये निर्णय लिया है, तो 25 जून को। याद रख लेंगे 25 जून को। अब सोचेंगे आपकी 25 जून को ही ये निर्णय क्यों लिया गया है। देखिए, 25 जून को क्या है, 25 जून 1975 को, ठीक है, 1975 को क्या हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। क्या कर दिया गया था, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए मोदी सरकार ने क्या किया, इस दिन क्या किया, आप वो जो संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। तो 25 जून याद रख लेंगे डेट, कब, 25 जून को। और कब ये घोषित किया गया था, तो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, इमरजेंसी घोषित किया था। बस इतना आपको यहाँ पर याद करना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का है, हीरक जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, नाटो संगठन ने अपना शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित किया। देखिए, नाटो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज इट्स समिट इन जुलाई 2024 टू कॉमरेड द डायमंड जुबली इन। ठीक है, ये जो हीरक जयंती, इसको डायमंड जुबली बोला जाता है। तो ये कहाँ, देखिए, नाटो की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए, तो नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए थे। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, 9 से 11 जुलाई, कब, 9 से 11 जुलाई, तो 9 से 11 जुलाई को नाटो ने क्या किया था, यहाँ पर ये वाशिंगटन डीसी में, याद रख लेंगे, वाशिंगटन डीसी में उन्होंने क्या किया, एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। ये देखिए, जुलाई 2024 का पेपर है ये, वो मतलब ये करंट है। तो आपका जुलाई 24 से आपका ये जुलाई 25 तक लगभग आपको करंट पढ़ना ही है। तो ये करंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या, नाटो संगठन। अच्छा, ये क्वेश्चन ये बताइए कि नाटो का अभी रिसेंट मेंबर कौन बना है। तो नाटो का अभी रिसेंट मेंबर कौन बना है, स्वीडन बना है। अब देखिए, नाटो का रिसेंट मेंबर स्वीडन बना है, तो स्वीडन कौन से नंबर का मेंबर बना है, तो स्वीडन ये 32वें नंबर का ये मेंबर बना है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। 75 वर्ष पूरा हुआ, स्वीडन इसका ये रिसेंट मेंबर बना है, और 32 इसके अभी से सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ करें स्ट्रोबो 1.0 से आप क्या समझते हैं? स्ट्रोबो 1.0 है क्या? अब देखिए ये क्या है स्ट्रोबो 1.0। तो ये क्या है? कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक, ये कहाँ पर बनी है स्ट्रोबो? दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये कहाँ निर्मित हुई है? चीन में निर्मित हुई है स्ट्रोबो। ठीक है, तो ये सेट्रोबो, सेट्रोबो लिखा गया इस सेट्रोबो। ठीक है, ट्रोबो। तो सेट्रोबो 1.0 ये कार्बन फाइबर, देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन मेड ऑफ कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर से ये बना है, पहली हाई स्पीड ट्रेन है, ये याद रख लेंगे। और कहाँ पे बना है? ये चीन में बना है, ये याद रख लेंगे। कहाँ पर? चीन में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त के अवसर पर निम्न में से किस देश ने संस्कृत ऑन द रिवर्स नामक अनूठा प्रयास शुरू किया? ठीक है, Which of the following country launched the unique initiative called संस्कृत ऑन द रिवर? देखिए दोनों लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता पढ़ना, लेकिन जहां जहां टफ लगेगा वर्ड वो मैं दोनों पढ़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये लिथुआनिया में। ठीक है, तो ये किस देश ने संस्कृत ऑन द रिवर्स नामक अनूठा प्रयास शुरू किया? ये लिथुआनिया ने शुरू किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 19 अगस्त है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, ये भी वर्ड याद रखेंगे, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। यहाँ का रहा है 25 अगस्त 2024 को यूपी T20 लीग का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया? ठीक है, तो 25 अगस्त 2024 को जो यूपी T20 लीग मैच का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया था? तो ये लखनऊ में खेला गया था। लखनऊ के किस स्टेडियम में खेला गया था? तो याद रखेंगे इकाना स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ पर? इकाना स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं वाराणसी की वरुणा नदी के संरक्षण के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी निम्न में से किस देश के साथ शुरू की गई? ठीक है, ये बताइए। अब देखिए ये जो वाराणसी की वरुणा नदी है, इसके संरक्षण करने के लिए 3 विभागों ने यहाँ पर समझौता किया। तो कौन कौन से? यहाँ पर याद रख लेंगे ये किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ये डेनमार्क, और जो संस्थान है वो बीएचयू है। ठीक है, तो ये बीएचयू भारत सरकार और डेनमार्क है। ठीक है, तो डेनमार्क, बीएचयू और भारत सरकार मतलब त्रिपक्षीय एक साझेदारी थी, जिसको किस नदी को संरक्षण करने के लिए? तो वाराणसी की वरुणा नदी ना, इसी वाराणसी की वरुणा नदी के संरक्षण के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी शुरू किया गया। ठीक है, तो वाराणसी में ही वरुणा नदी है, इसी के लिए डेनमार्क नाम याद रखिएगा, क्योंकि डेनमार्क नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो डेनमार्क नाम आपसे पूछ सकता है। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या करा करें, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई निम्न में से किस दिवस से दूध और उसके उत्पाद की पैकेजिंग में A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने के निर्देश दिए हैं? ठीक है, तो जो A1 और A2 क्लेम फ्रॉम द पैकेजिंग ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या किया है? रिमूव करने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो ये कब से हटाने का आदेश दे दिया गया है? तो ये हटाने का आदेश 22 अगस्त 2024 से दे दिया गया है। अब देखिए ये क्या होता था? तो ये A1 और A2 भ्रामक दावा किया जाता था कि ये A1 प्रोडक्ट है, ये A2 प्रोडक्ट है। तो ये याद रखिएगा A1 A2 कहा गया है कि ये यहाँ पर किस दूध मतलब किस दिवस से दूध और उसके उत्पाद की पैकेजिंग। तो ये 22 अगस्त 2024 से अब ये नहीं लागू होगा। जैसे दूध में होता था कि ये A1 है, ये A2 है, बट ये फसाई ने कह दिया है ये हट जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर गए थे। कौन गया था? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। तो ये कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट जो कह रहे हैं ये सही है कि गलत है? तो याद रख लेंगे पहला, और दूसरा पढ़ लीजिए। दूसरा कह रहे हैं 45 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पोलैंड की यात्रा की थी। तो देखिए अगस्त का ये करंट है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा की थी, लेकिन देखिए यहाँ पर, और ये 45 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। अभी जो 45 वर्ष, इससे 45 वर्ष पहले कौन गए थे पोलैंड में? तो याद रखेंगे 45 वर्ष पहले 1979 में, याद रखेंगे 1979 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई। मैं लिख देता हूँ नाम, मोरारजी देसाई जी देसाई ये थे। और इन्होंने क्या किया था? पोलैंड की यात्रा किया था। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं 45 वर्ष पूर्व चौधरी चरण सिंह ने पोलैंड की यात्रा किया था, तो गलत है। यहाँ पर मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा किया था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही होगा? पहला वाला कथन सही होगा, दूसरा वाला गलत है। तो ठीक है, मोदी जी की यात्रा 21 अगस्त 2024 को हुई थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं भारत में मनुष्य भारत में मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा था? जो भारत में मनुष्य ने मैन लर्न टू फायर इन, तो ठीक आग जला, तो ये पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड में, नवा पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में, या मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड में, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। ठीक है, आपको बताना है। तो भारत ने कब सीख मतलब वो सॉरी भारत में मनुष्य ने कब सीखा था? तो भारत में मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में सीखा था। ठीक है, और देखिए ये अगर पूछे कि किस गुफा में इसका अवशेष मिला था कि मतलब आग है, तो ये कुरनूल गुफा के राख में अवशेष मिला था। तो याद रखिए कुरनूल गुफा है, उसी में अवशेष मिला था। तो ये हमारा जो होगा पैलियोलिथिक पीरियड में भारत ने क्या किया था? आग की खोज कर लिया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने भारत में। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ करें सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग करें लगभग 4700 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर फूले फले। ठीक है, फले फूले, ये पहला ऑप्शन कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो सही दोनों ही कथन है, क्योंकि सिंधु नदी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो बहुत पुरानी है, इससे भी पुरानी है। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर क्या हुए थे? फले फूले थे, ये एकदम सही है। दूसरा करें गांव और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था, 2500 पूर्व वर्ष पूर्व हुआ। तो ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, दोनों ही आपका सही है। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर को। करें अशोक का कंधार अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में उत्कीर्ण है? ठीक है, कंधार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज इनग्रेव्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो याद रखें अभिलेख जो किन लिपियों में उत्कीर्ण है, ये बताना है। तो ये किन, ये है अरमाइक लिप और यूनानी। तो यूनानी और अरमाइक जो लिप है, अशोक का कंधार जो अभिलेख है इसी में है। तो यूनानी और अरमाइक लिप में है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक लिप। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का 12 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के स्थल पूछ रहे हैं और मूल विशेषताएं पूछ रहे हैं। करें सिंधु व उसकी सहायक नदी, नर्मदा घाटी, गारो पहाड़िया और मगध की बात कर रहे हैं। तो इसकी मूल विशेषता क्या है? तो क्या मतलब इसमें कह रहे हैं सुमेलित कर दीजिए। अब देखिए सिंधु व उसकी सहायक जो नदी तट है, उसमें प्रथम नगर बसा हुआ था। तो प्रथम नगर हो जाएगा, तो ये पहला वाला का चौथा हो जाएगा।
ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या हुआ था, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, देखिए नर्मदा वैली में क्या थे, ये स्किल्ड कलेक्टर थे। ये नर्मदा वैली में याद रखिएगा। यहाँ पर गारो पहाड़ियों में क्या था, ठीक है, गारो पहाड़ियाँ। तो आरंभ में कृषि का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गारो पहाड़िया ने गारो का सृजन किया। मगध क्या था, प्रथम विशाल राज्य था मगध। ठीक है, तो प्रथम विशाल राज्य, जैसे डी का अगर दो को आ ही रहा होगा आपका, तो ये और सिंधु घाटी ए का चौथा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, सिंधु घाटी ये प्रथम नगर, नर्मदा घाटी कुशल संग्राहक ये याद रख लेंगे। गारो में आरंभिक कृषि विकास हुआ था। मगध प्रथम विशाल राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। कौन सा कथन असत्य कथन बोल रहा है, असत्य कथन बताना है। चारों ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद बताइए करें। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति है। दूसरा करें, संस्कृत आरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दिया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दिया। तो यहाँ पर कौन सा सही है, असत्य है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थे वो किस भाषा में थे, वो उनके उपदेश देते वो प्रकृति भाषा में देते थे। ठीक है, तो जैसे कि ताकि सामान्य लोग क्या है उसको संदेश को उनके समझ सके। तो यहाँ पाली लिखा गया है, तो पाली गलत होगा। ये क्या होगा, प्रकृति, प्रकृत भाषा में था। ठीक है, प्रकृति ऐसे लिखा जाता है। तो बुद्ध ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया था, ना कि पाली भाषा में। और यहाँ महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दिया था। तो महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्रकृति में दिया था, बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्रकृति में। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। संस्कृत किसका है, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। यहाँ ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है, प्राक संस्कृत। ये भी सही है। ये तीन डी ये सही है, डी वाला आपका गलत था। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखते हैं। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला कहते थे। देखिए, इन द तमिलनाडु रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर कॉल्ड बिल्लला। ये लिखा गया ना बिल्लला, जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कह रहे हैं, बिल्लला कहते थे। कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी गृहपति कहलाता था। जो देश का उत्तरी हिस्सा था उसमें जो गांव का ये गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था वो करें गृहपति कहलाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ विलेज वाज कॉल्ड है गृहपति। तो ये गृहपति कहलाता था, तो नहीं, ये गृहपति नहीं कहलाता था। जिसको क्या कहलाता, जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उत्तरी हिस्से में। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ में है, ठीक है, इसी नॉर्थ का जो होता था सबसे बड़ा भूस्वामी, उसको ग्राम भोजक कहते थे। याद रखें, ग्राम भोजक। ठीक है, ये ग्राम भोजक। अब देखिए, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को तो तमिल दक्षिण में पड़ जाता था, यहाँ पर बेल्लला। तो बेल्लला यहाँ लिख दीजिए। तो ये बेल्लला हो गया और ये ग्राम भोजक हो गया। तो ये दोनों याद रख लेंगे, तो बेल्लला और ग्राम। तो ये आपका तमिल क्षेत्र में बेल्लला सही है, यहाँ पर ग्राम भोजक हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम भोज। हमने देखते हैं, कह रहे हैं कि संगम साहित्य में चर्चित शब्द मुबेनदार का क्या तात्पर्य है। मुबेनदार किसको कहते थे, ठीक है, तो ये संगम साहित्य में है। ये मुबेनदार क्या होते थे, तीन मुखिया। मुबेनदार मतलब तीन मुखिया। तो तीन मुखिया ये होते थे। और जो जो शासक परिवार होते थे, चोल चेर पांड्य के क्या थे, ये घोतक थे। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या था, ये अगर आपको आपसे पूछे मुबेनदार क्या होते थे, तो मुबेनदार यही बताइएगा। मुबेनदार का अर्थ होता है कि यहाँ पर चोल, चेर और पांडे। ठीक है, नहीं देखते हैं, तो ये तीन मुखिया हो कला, चोर चेर पांडे। नहीं देखते हैं,
करें हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन बोल रहा है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहे हैं उसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी। अब देखिए एक आपको फैक्ट ये याद हो गया कि जो उसका दरबारी कवि था, मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, तो बाण भट्ट नाम याद रखेंगे। अगर उनकी संस्कृत में उनकी उसकी जीवनी हर्ष चरित्र थी, किसमें थी, संस्कृत में हर्ष चरित्र थी, ये याद रखेंगे। किस भाषा में थी, ये संस्कृत में थी। अब देखिए दूसरा करें, चीनी यात्री हुएनसांग काफी समय के लिए उसके दरबार में आया, मतलब हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा क्या है, उसका बहनोई कन्नौज का शासक था, मतलब हर्षवर्धन के जो बहनोई थे, मतलब इनके सिस्टर के मतलब हर्षवर्धन के जो सिस्टर थे इनके हस्बैंड। ठीक है, तो ये उनका बहनोई कन्नौज का शासक था, तो ये भी सही है। उन उसके दरबार का विस्तार पुलकेशिन प्रथम ने रोक दिया था, मतलब उसके सॉरी दरबार का दक्कन का विस्तार देखिए पुलकेशिन प्रथम ने नहीं रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, तो ये मतलब हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा डी वाला आपका गलत है, पुलकेशिन प्रथम मतलब है ये पुलकेशिन द्वितीय ने, जैसे यहाँ पर ये भारत है तो इस तरफ बढ़ने के लिए ये हर्षवर्धन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय राज करता, पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय होगा, ना कि पुलकेशिन प्रथम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा करें, कदम्ब मयूर शर्मण ब्राह्मण थे, उन्होंने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र और या हरिश्चंद्र राजपूत थे जिन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये बताना है 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इसमें कौन सा कथन आपका सही है, तो कौन सा कथन, पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला भी आपका सही है। यहाँ कह रहे हैं तीसरा वाला क्या गलत है, तीसरा वाला देखिए क्या गलत है। तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र क्या थे, तो यहाँ लिखा गया गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र राजपूत थे, नहीं राजपूत नहीं थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इनका नाम ये इनका याद रखिएगा, हरिश्चंद्र क्या थे, ब्राह्मण थे जिन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। तो ये तो सही है, अपना राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र क्या थे, ब्राह्मण थे, ना कि राजपूत थे। कदम्ब मयूर शर्मण ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया, तो ये भी सही है। राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, तो ये भी सही है। तो ये आपका पहला और दूसरा सही पूछ रहा है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, करें दिल्ली सल्तनत में प्रयुक्त शब्द बंदगा, क्या लिखा गया है, वंदगा। ये बंदगा से क्या तात्पर्य है बताइए, बंदगा मतलब होता क्या है, तो बंदगा मतलब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में गुलामों हेतु फारसी शब्द होता था। ठीक है, जो गुलाम होते थे उनको फारसी में क्या बोला जाता था, ये बंदगा। तो यहाँ पर गुलाम जो होते थे, गुलाम को क्या बोला गया, वंदगा बोला गया। ठीक है, तो गुलाम बंदगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए बंदगा लिखा गया, बंद मतलब जो गुलाम होगा तो वो बंदित होगा ही, तो ऐसे याद रखिएगा। ये फारसी का शब्द है बंदगा, किसका शब्द है, फारसी का शब्द है, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं, ये देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने जजिया को खराज से पृथक कर उसे एक अलग कर के रूप में संग्रहित करवाना प्रारंभ किया। ठीक है, जजिया को खराज से पृथक करके, बताइए। देखिए जजिया की वसूली खराज के साथ ही पहले की जाती थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे अलग रूप से संग्रहित किया। तो किसकी कौन था इसमें, फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने क्या कहा कि खराज को अलग तरीके से संग्रहित किया जाएगा और जजिया को अलग तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं लोकसभा एक अस्थायी सदन है, कह रहे हैं लोकसभा इज ए टेम्पोररी हाउस। ठीक है, कह रहे हैं लोकसभा एक अस्थायी सदन, ये एकदम गलत। देखिए आपने कहा सुना होगा
वो सही है, एकदम सही है, ठीक है। ये लोकसभा क्या है, अस्थायी है। तो हमेशा यहाँ पर देखिए हर 5 साल में इलेक्शन होते रहते हैं। लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। यानी लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, कभी भी भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री बोले तो ये सही है। तो एकदम देखिए, क्यों आप देखिए, अगर यहाँ मैं पूछूं कि क्यों अस्थायी सदस्य है, तो आप हमको ये बताइए। क्योंकि प्रधानमंत्री सलाह जो देता है, वो अगर कहे कि आप ये भंग कर दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने माननीय द्रौपदी मुर्मू से क्या कहा कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो क्या राष्ट्रपति भंग कर देते हैं, इसीलिए अस्थायी सदस्य है। तो ये क्या है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये एकदम सही है। चलते हैं देखते हैं। करें, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संग्रहित नहीं किया गया है? कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? तो कौन सा है जो ये यहाँ से नहीं किया गया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से पहले तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो होता है, ये कहाँ से लिया गया है? न्यायिक डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू जो होता है, ये अमेरिका से लिया गया है, एकदम सही है। आपातकालीन के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, देखिए सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये जो ड्यूरिंग इमरजेंसी है, ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये याद रख लेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? जब आपातकाल लगा रहता है, जो मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? जर्मनी के सिद्धांत से। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, वो कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, कि इनको किस प्रकार से हटाया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से ये भी लिया गया है। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये कहाँ से लिया गया है? ये यहीं से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो ये यूएसए से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन यहीं से लिया गया है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिया गया है यहाँ पर? मूल अधिकार भी, ठीक है, मूल अधिकार भी यहीं से लिया गया है, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ लिख दीजिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पालिका की स्वतंत्रता जो है, ये भी क्या है, लिखा किससे लिया गया है? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तो अभी हमने बता ही दिया है, यहाँ से लिया गया। उपराष्ट्रपति पद जो है, यहीं से लिया गया है। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। लेकिन आपका यहाँ पर बी वाला, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का जो निलंबन हो जाता है, वो जर्मनी से लिया गया है। ये देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित कौन से कथनों में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? करें, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। तो करें, 1956 जो है, इसी के तहत क्या किया गया था? ये क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया था, ये याद रख लेंगे। तो ये एकदम सही है, 1956 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया था। अब देखिए, उपराज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। दूसरा करें, भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। देखिए, भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें नहीं है। अगर भारत की बात करते हैं, एक मैप छोटा सा बनाते तब ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो ऐसे ही बन गया मैप, तो एक मिनट, मैप, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए भारत का मैप में हो गया। अब भारत के मैप में अगर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देखें, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ, इसका मुख्यालय है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो पूर्वी क्षेत्रीय कोलकाता, ठीक है।
अब देखिए पूर्वी क्षेत्रीय पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इधर इधर होगा, तो ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर पड़ेगा, तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का अगर मुख्यालय देखें तो ये इसका प्रयागराज में, तो यहाँ लिख दें मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका क्षेत्र कहाँ? प्रयागराज में, प्रयागराज में इसका मुख्यालय पड़ेगा मध्य क्षेत्रीय। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर है, तो लिख दीजिए उत्तरी क्षेत्रीय ये परिषद, ये नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसको मिल जाएगा। अब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे है? इसका मुख्यालय, तो इसका चेन्नई में है। ठीक है, तो चेन्नई में इसका ये है। तो यहाँ पर दक्षिण में क्या, साउथ में कौन है? चेन्नई है। मध्य में कौन सा है? तो ये प्रयागराज है मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई है, उत्तर में नई दिल्ली है। बस इतना याद रखना है। दूसरा करें, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर चौथा वाला तो गलत है, भारत में चार नहीं पांच हैं। कौन से? एक, ये दो, तीन, चार, पांच, पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं और गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में करें कौन सा छह शब्द वर्णित नहीं है? करें अंगीकृत वर्ड है, समर्पित, एडॉप्ट, डेडिकेटेड, इनेक्ट, गिफ्ट टू आवर सेल्फ। आप देखिए इसमें बताना है कौन सा। तो यहाँ पर समर्पित वर्ड जो है वो नहीं है, याद रखेंगे कौन सा समर्पित वर्ड यहाँ पर नहीं है। अब ये जो तीनों वर्ड है, अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया या आत्मप्रवृत्त हो गया, ये कहाँ मिलेगा? तो जो आपका प्रेम्बल होता है, जहां से शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ शुरू होता है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। अब जो ये यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे लास्ट वाले में देखेंगे, वहां पर जहां पर जो लिखा गया है संगीत, वो सॉरी, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, वहीं लिखा गया लास्ट में अधिनियमित, और क्या लिखा गया है? आत्मप्रेत, आत्मप्रेत। ठीक। तो ये क्या लिखा गया है? आत्मप्रेत। ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे आत्मप्रेत। आत्मप्रीति ये है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रीति ये कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। लेकिन ये जो आपका समर्पित है, ये समर्पित वर्ड नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का कारण क्या है? जो चापीय द्वीप होते हैं, चापीय द्वीप मतलब क्या? द रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आर्क इज, ठीक है, आइसलैंड आर्क, आइसलैंड आर्क जो होते हैं उनका कारण क्या होता है? तो उनका कारण होता है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधिगमन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये मतलब सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट बीनेथ द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो इसीलिए हो जाता है। जैसे मतलब अगर हम कुछ चापीय द्वीप की बात करें, तो जैसे जापान आप देखे होंगे, जापान, तो जापान अगर देखे होंगे तो जापान में क्या होता है? वो चाप के तरीके से थोड़ा सा आर्क की तरीके से ऐसे नहीं बना है, ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे। तो ये हो गया, जापान हो गया। फिलीपींस आपको देखेंगे ऐसे ऐसे बनता रहता, बना है। ठीक है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो आपको अभी पता चल जाएगा किस प्रकार से है। यहाँ पर मैं जापान, ठीक है, जापान सर्च करता हूँ, मैप यहाँ लिखता हूँ, मैप तभी आएगा। जापान में
ये हमें ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप जापान देख सकते हैं। जापान, इसका अगर आप पीछे करते हैं, ये देखिए जापान आर्क की तरीके से यहाँ पर बना है। तो जापान का अगर ये देखते हैं, ये पूरी आर्क तरीके से, ये देखिए आर्क तरीके से जापान है, ठीक है। तो पूरा आर्क आइसलैंड यही कहलाता है आर्क। क्या क्या चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का कारण, द रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ आइसलैंड आर्क। तो आइलैंड जो आर्क होता है वो प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे अधोगमन से होता है। तो वहीं पर है आपका प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट ना। तो ये याद रखेंगे, तो पहला वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ताइवान भी वो है इसी में, ठीक है। फिलीपींस भी आपका इसी टाइप का पड़ता है, ठीक है। इन्हें देखते हैं। यहाँ पर करें माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, ये देश है। पैटक, पैरीकुटिन, माउंट ताल, क्राकाटाओ। तो हमने ये सब बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। तो ताल हमने कहाँ पढ़ा था? ताल हमने फिलीपींस में पढ़ा था, ठीक है। क्राकाटाउ क्या कहाँ? इंडोनेशिया में पढ़ा था क्राकाटाउ, ठीक है। पैराकुटिन, तो पैराकुटिन कहाँ? मैक्सिको में पढ़ा है। माउंट इरेबस तो अंटार्कटिका में हमने कहा था बस से जाइएगा। अंटार्कटिका यहाँ नीचे पड़ता है। तो यहाँ से जब हम पढ़ा रहे थे तो कहते थे बस से, इरे बस से जाइएगा अंटार्कटिका। तो देखिए आपका यहाँ पर पूरा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कौन सा सही युग्म नहीं है। कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। मृत घाटी कौन सा होता है? कह रहे हैं मृत घाटी जो होता है वो ग्रेट बेसिन पठार होता है। मृत घाटी ये ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है, ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रैंड कैनियन, करें ग्रैंड कैनियन ये स्थित है। तो ठीक है, तो विश्व का जो ग्रैंड कैनियन है ये किस पठार में कहाँ है? तो ठीक है, तो ये कहाँ है? ये कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो ये आपका ग्रैंड कैनियन मेक्सिको को पठार, ये वाला गलत होगा। सी वाला आपका मेक्सिको नहीं, कोलोरेडो यूएसए में पड़ेगा। कास्ट मैदान चूना मैदान होती हस्तकलित होती है, तो ये याद रखिएगा। कास्ट मैदान ये चूना वाला, तो ये लाइम रीजन होता है, ठीक है। कास्ट जो प्लेन होते हैं ये लाइम रीजन के अंतर्गत आते हैं। ग्रैंड कैनियन प्लेटू ऑफ मेक्सिको ये गलत है। डेड बैरी ग्रेट बिले बेसन प्लेटू, तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। नहीं देखते हैं, करें हैं देखिए। अब यहाँ पर विचार करना है। करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित होते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं मैं लिख देता हूँ। कौन सा? सोमालिया सम्मिलित होता है। तो सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया के बाद कौन सा देश होता है? तो सोमालिया के बाद होता है इरिट्रिया, ठीक है। जितना और होगा उसको हटा दीजिएगा। इरिट्रिया, ये सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, ठीक है। तो इथियोपिया, इथोपिया हो गया। अब देखिए जिबूती, तो जिबूती भी आपका इसी में आता है। तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती ये आपके कहाँ से आते हैं? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आते हैं। तो सोमालिया देखिए यहाँ पे है, इरिट्रिया यहाँ पे है, इथोपिया आपका है, तीनों इधर हो गए। 1 3 5, 1 3 5, और आपका जिबूती, ठीक है। ये देखिए बी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखते हैं, यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ कह रहा है बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो ये कह रहे हैं कि जनजातीय समूह मुंडा छोटा नागपुर में रहता था और इसी समूह में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। तो ये भी सही है। जनजातीय समूह मुंडा छोटा नागपुर में रहता और ये इसी समूह में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। दूसरा करें बिरसा मुंडा के समर्थों में संथाल और उरांव आदिवासी समूह भी शामिल होते थे, ये भी सही है। सफेद झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था। कहें सफेद झंडा है जो इनका प्रतीक था, तो ये भी सही है। 1897 में बिरसा मुंडा की जेल में हैजे से मृत्यु, देखिए हैजे से तो मृत्यु हुई थी लेकिन 1897 की बात नहीं है, ये 1900 में मरे थे, ठीक है। बिरसा मुंडा जी कब मरे थे? 1900 में मरे थे। हैजे से इनकी इनकी मृत्यु हुई थी। ये सफेद झंडा इनका प्रतीक है। ये सब याद कर लेंगे फैक्ट। आगे वाला डी वाला गलत है। नहीं देखते हैं। करें सप्त ऋषि, सात सात तारों का समूह जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति हम जान सकते हैं, तो एकदम सही है।
ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं वहां भी करवाता हूँ। आपका जो टेलीग्राम का क्विज वाला ROR होगा वहां भी करवाता हूँ। ठीक है, वहां कर सकते हैं इसको क्विज के फॉर्म में। सप्त ऋषि 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो एकदम सही है। सप्त ऋषि अर्सा मेजा नक्षत्र मंडल का भाग है। अर्सा मेजा नक्षत्र मंडल का ये भाग है, तो ये भी सबका एकदम सही है। तो कौन सा सही होगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा, दोनों ही सही होगा। ठीक है, देखिए सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंस्टलेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स विद द हेल्प व्हिच वी कैन नो द पोजीशन ऑफ द पोलर स्टार। ये इसी वाला भी आपका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो करें, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो एकदम ये सही कह रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये हमारा जो ये यहाँ पर भारत है और यहाँ पर ग्रीनविच लाइन है, तो इससे कितना गाड़ है? 5 घंटा 30 मिनट यहाँ पर ये आगे चलता है हमारा समय। मतलब हमारे यहाँ पहले सुबह होती है, वहां पर बाद में सुबह होती है। हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, वो बाद में नाश्ता करते हैं। ये याद रख लेंगे। यहाँ का रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो हमेशा याद रख लेंगे। आप सब सोचते होंगे कि पूरब से सूर्य निकल रहा है और पश्चिम में जा रहा है, तो सूर्य पूरब से पश्चिम निकल रहा है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी होती है वो हमेशा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमेशा पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम यहाँ और पूर्व यहाँ, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व का समय उससे आगे होता है। तो हाँ, ये अगर पूरब से पश्चिम लगाती तो हमारा समय पीछे होता, लेकिन यहाँ पश्चिम से पूर्व लगाती, इसीलिए हमारा समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण सही दिया गया है। ये याद रखेंगे क्या? कथन और कारण दोनों ही सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सूचक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, देखिए, which ऑफ द फॉलोइंग एज इंडिकेटर ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। उसका रीजन क्या है? लिखा गया है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति। तो कह रहे हैं जो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगे होती हैं, परजेंस ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, तो इसके कारण क्या होता है? ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। पहला तो ये कह रहा है, तो जो कि पहला वाला एकदम सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना, रेड शिफ्ट फिनोमिना इन द स्पेस। ये भी आपका सही है, क्योंकि रेड शिफ्ट की परिघटना के कारण क्या होता है? ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। तीसरा करा है सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट। तो जो सुपरनोवा है उसका जब अंतरिक्ष में विस्फोट होता है तो उससे भी क्या होता है? ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, देखिए आप अपने आप को टेस्ट किया करिए, ये एक टेस्ट की तरीके से ही लिया करिए, क्योंकि जो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है, अच्छे से पढ़ाना होता है, वहां पर मैं पढ़ा देता हूँ थ्योरी के फॉर्म में, जो हैंडरिटन नोट्स में आता है। यहाँ पर अगर मैं ज्यादा बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, 2 से 3 घंटे लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिस पर विचार ज्यादा किया करिए। अब देखिए यहाँ लिखा गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये आप सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होता क्या है ये बताना है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी होता क्या है? तो यहाँ लिखा गया है पहला, प्रशांत महासागर के स्थित निम्नतम गहराई वाला बिंदु, ये चीज गलत है। अटलांटिक महासागर के टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? देखिए टेलीग्राफिक पठार लिखा गया है, तो टेलीग्राफिक और अटलांटिक महासागर का मतलब कनेक्ट कर लीजिएगा। तो अटलांटिक टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अब देखिए यहाँ पर मंगल की सतह पर पाए जाने वाले बर्फ की संभावित स्थल, ये भी गलत है। चंद्रमा के पृष्ठभाग पर स्थित अंधकारमय धूल का मैदान,
मान लीजिए ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा के जो ये पृष्ठ भाग होता है, ये यहाँ पर मान लीजिए कोई भाग है, तो यहाँ पर जो धूल भरा मैदान होता है, और वो धूल क्या होता है, अंधकार टाइप का धूल होता है। याद रख लेंगे किस टाइप का, अंधकार टाइप का। अंधकार का टाइप का जो धूल होता है, उसको को क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द डार्क डस्ट प्लेन ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो ये याद रख लेंगे, द डार्क डस्ट प्लेन ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो ये क्या होता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आज से आप याद रख लेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या। अब यहां पर देखते हैं ज्वालामुखी, और अवस्थित यहाँ देखना है कि कौन सा ज्वालामुखी कौन सा है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है बिल्लारिका। बिल्लारिका ज्वालामुखी हमने पढ़ाया है। बिल्लारिका ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, ये चाइना में अवस्थित है बिल्लारिका। तो बिल्लारिका कहाँ लोकेशन है वोल्केनो का, ये कहाँ है, चिली, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ, चिली। ठीक है, तो ये चिली में लोकेशन है इसका, याद रखेंगे कहाँ पर, चिली में लोकेशन। अब देखिए सिउ लेक, याद रखिएगा सिउ लेक ज्वालामुखी करें, ये इक्वाडोर में है। तो सिउ लेक इक्वाडोर में नहीं है, ये रूस में है। तो याद रखिएगा ये रूस में पड़ता है शिव लेक ज्वालामुखी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ट्यूरी अल्वा जो ज्वालामुखी है, कर रहे हैं कोस्टारिका, कोस्टारिका में है। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है, ट्यूरी अल्वा कहाँ पर है, कोस्टारिका में है। माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप पे है। तो माउंट पीली कहाँ है, मार्टिनिक द्वीप पे। तो यहाँ पर ये शिवलेक जो है, ये वाला आपका गलत है। तो ये शिवलेक कहाँ पर है, ये इक्वाडोर में नहीं है, ये रूस में है शिवलेक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट करा है। अभी देखिए गतिशील शक्ति और उत्पन्न स्थल रूप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये जो फोर्स होते हैं, डायनेमिक पावर होता है जिसको कहते हैं, वो कौन कौन से लैंड फॉर्म मतलब उससे उत्पन्न होते हैं, ये बताना है। तो ये कौन कौन से लैंड फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बताना है आपको। जैसे हिमानी से अगर देखा जाए, तो हिमानी से ग्लेशियर से कौन सा लैंड फॉर्म प्रोड्यूस होता है, तो ये रास मुटोन, याद रखिएगा रास मुटोन। तो हिमानी से रास मुटोन पर वो उत्पन्न होता है। पवन से क्या उत्पन्न होता है, तो पवन से क्या उत्पन्न होता है, तो ड्राई काउंटर उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे पवन से क्या होता है, ड्राई काउंटर। ठीक है, काउंटर, ड्राई काउंटर। सागरीय तल से क्या उत्पन्न होता है, तो सागरीय उस जल से, सागरीय जल से स्टैक उत्पन्न होता है। ठीक है, सागरीय जल से स्टैक उत्पन्न होता है। और भूमिगत जल से क्या उत्पन्न होता है, तो भूमिगत जल से क्या होता है, ग्लोबुलाइट। याद रखेंगे क्या होता है, ग्लोबुलाइट भूमिगत जल से उत्पन्न होता है। तो ये आप याद कर लेंगे कौन किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, हिमानी से क्या होता है, रासु मुटेन उत्पन्न होता है। पवन से ड्राई काउंटर उत्पन्न होता है। सागरीय जल से स्टैक उत्पन्न होता है। भूमिगत जल से, ये याद रखिएगा, ग्लोबुलाइट उत्पन्न होता है। चलते हैं ना, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। हिमानी का कहाँ पर जाएगा, रासु मुटेन पर। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कर रहे हैं क्या, डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन। ये कर रहे हैं जो डिमांड और पुल इन्फ्लेशन होता है, उसको क्या मतलब उसको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिमांड और पुल इन्फ्लेशन होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिखा है यहाँ वर्ड से समझिए। डिमांड पुल लिखा गया है ना, डिमांड पुल, पुल मतलब बढ़ना, तो पुल मतलब आगे, आगे बढ़ना। तो क्या होता है, डिमांड पुल मतलब वस्तु और सेवाओं की मांग क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और जो मुद्रा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो बहुत कम हो रही है। तो याद रख लेंगे यहाँ क्या होता है, द डिमांड एंड गुड्स सर्विस इंक्रीज रैपिडली। याद रखेंगे जो डिमांड एंड गुड्स सर्विस होता है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, उसके दाम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उसके दाम क्या, उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रख लेंगे क्या है, मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डिमांड पुल कहीं कहे तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, इंक्रीज रैपिडली। याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए
G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन ये कथन आपको बताना है। कह रहा है इसका गठन वर्ष 1999 में किया था गया था। G20 का गठन कब किया गया था? 1999। देखिए यहाँ पर क्या होता है G20 में, यहाँ पर मुख्य रूप से जो वैसी कंट्री होती है जो विकसित कंट्री होती है और विकासशील कंट्री होती हैं, वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, टॉप 20 अर्थव्यवस्था वाली कंट्री। तो ये याद रखेंगे। इसकी गठन कब किया गया था? इसका गठन 1999 में किया गया था। अभी जो G20 समिट हुआ था भारत में ही हुआ था, ठीक है, मतलब अभी जो हुआ था इससे पहले जो वाला। भारत इसका सदस्य नहीं है, तो यहाँ कर रहे हैं भारत इसका सदस्य नहीं, तो ये गलत ही है। भारत में सबमिट हुआ तो भारत ही सदस्य नहीं होगा, ये तो गलत है। इसका अस्थायी सचिवालय जर्मनी के बांसहार में, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर इसका कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है, ठीक है। ये मतलब जैसे हर एक संस्था का सचिवालय होता है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई सचिवालय नहीं है। तो इसका सिर्फ ये याद रख लेगा, इसका गठन वर्ष 1999 में हुआ था, यही सही है। और दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है, तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला और सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन पूछा था, यहाँ दूसरा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पलाया झीलें हैं। पलाया झीलें कौन कौन सी होती हैं? तो पलाया झीलें कौन सी होती हैं ये बताना है। तो याद रख लेंगे, जो पलाया झीलें होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, ये मरुस्थलों में पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि पलाया झीलें होती क्या है। ठीक है, तो पलाया लेक्स, ये पलाया लेक, ठीक है। प्लाया लेक में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए प्लाया लेक है इसमें। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा जो प्लाया लेक होते हैं ये, ठीक है, ये प्लाया लेक होते हैं। तो ये जो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरिया, तो ये जो मरुस्थल वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है। जैसे यहाँ पर हवा चली, मान लीजिए यहाँ पर ये हवा चली, तो यहाँ पर मिट्टी है, तो यहाँ से उड़ा के क्या हुआ, धूल लेकर चला गया। तो यहाँ पर जो खाली जमीन हो गई, मतलब यहाँ से धूल चला गया, तो यहाँ की जो खाली जमीन हो गई, वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। फिर जैसे आपका अगर उदाहरण दिया जाए कि पलाया झील के कौन कौन से उदाहरण है, तो आप झील बोल सकते हैं सांभर झील, ठीक है। सांभर झील ये इसका उदाहरण है। याद रखिएगा डीडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान में। तो डीडवाना झील, तो सांभर हुआ, डीडवाना हुआ, ये सब झीलें क्या होती है? प्रायः खारे पानी की झीलें होती है, ठीक है। तो ये पलाया झीलें कहलाती है। जब मिट्टी को, वहां के मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी को हवा द्वारा उड़ा के जाया जाता कहीं और स्थान पर, फिर वहां पर क्या होता है, स्पेस खाली हो जाता है। फिर उन्हीं झीलों में जब पानी जमा हो जाता है किसी प्रकार से, तो उन्हीं झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया झीलें कहा जाता है, ठीक है। इसमें सांभर, डीडवाना ये सब झीलें आती हैं, ठीक है। चलते हैं, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे में होकर चुम्बी नदी बहती है? किस दर्रे से होकर चुम्बी नदी बहती है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए कौन से दर्रे से, तो ये नाथुला दर्रे से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए नाथुला दर्रा है कहाँ। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और चुम्बी घाटी से होकर, मतलब यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है, इसी में से क्या होता है, चुम्बी नदी बहती है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक है जेपला। तो यह जेपला क्या है? जेपला कहाँ पर है? जेपला सिक्किम में स्थित है, यहाँ से भूटान जाने का रास्ता है। अच्छा बताइए तिब्बत जाने का रास्ता कहाँ से है? इसी नाथुला से दर्रे से है, ठीक है। यहीं पर नीचे यही नाथुले दर्रे में है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी, इसी चुम्बी घाटी में क्या है, ये आपका वो नाथुले दर्रे में चुम्बी घाटी है, यही चुम्बी नदी भी बहती है। और ये चुम्बी नदी से ही कहाँ पे जाया जाता है, तो ये तिब्बत जाने का रास्ता है। तो याद रखेंगे तिब्बत जाने का रास्ता यहीं से पड़ता है। और ये जेपला कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। तो याद रखेंगे सिक्किम में जेपला है। और ये जो सिक्किम में जेपला है, यहाँ से जेपला से भूटान जाया जाता है। तो याद रख लेंगे यहाँ से कौन कहाँ जाएगा? भूटान जाया जाता है। जो जिला कहाँ पे पड़ता है? तो जो जिला आपका पड़ता है, ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है।
तो जोजिला कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, ये इतना याद रख लेंगे। एक बचा बोमडिला। बोमडिला कहाँ पड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला पड़ता है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नहीं, देखते हैं। यहाँ कर है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा कह रहे हैं इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये बताना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में किसका निर्माण हुआ है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पहला ऑप्शन कह रहे हैं ये। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती का से हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला सही है, परंतु ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो मोटे अनाज होते हैं इनका मतलब अ, खेती नहीं की जाती है। यहाँ पर जैसे पश्चिमी घाट में जो लेटराइट ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया में जैसे कर्नाटक हुआ, केरल इधर के आसपास का एरिया है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है, चाय की खेती मिल जाती है। यहाँ कॉफी की खेती काफी बड़े पैमाने पर मिलती, चाय से ज्यादा कॉफी की खेती। ठीक है, कर्नाटक में। यहाँ पर काजू की खेती मिल जाती है। ठीक है, तो चाय, कॉफी, काजू, मसाले ये सब होते हैं, लेकिन जो कि मोटे अनाज ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? जो इस साइड होती है, ये याद रखिए, तमिलनाडु के साइड, आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर मोटे अनाज के लिए लाल मिट्टी प्रयुक्त होती है। तो मोटे अनाज के लिए अगर पूछे कि कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, तो मोटे अनाज के लिए लाल मिट्टी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी के लिए, तो यहाँ पर आपका कॉफी कह सकते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉफी के स्थान पर आप, कॉफी के बाद आप चाय दे सकते हैं, चाय के बाद काजू दे सकते हैं, काजू के बाद मसाला दे सकते हैं। तो ये सब दे सकते हैं लेटराइट मिट्टी। इसको ईंट वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रख लेंगे, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगा अनुपात कितना है? तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगा अनुपात कितना है? तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगा अनुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में 902 है। याद रखेंगे कितना है? 902 है। अच्छा, 2000, ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार था। 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी कमी दर्ज? देखिए यहाँ पर 902 तो 2011 में था, लेकिन 2001 से 2011 के बीच में कितनी कमी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितनी कमी लिंगानुपात में दर्ज किया गया, तो कितनी कमी दर्ज किया गया? 14 की कमी दर्ज किया गया। ठीक है, मतलब 14 पहले आगे था। 2001 में क्या हुआ था? 14 आगे था। 902 में 14 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 916 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2001 में 916 था लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के का, और 9, ये 2011 में लिंगानुपात कितना हो गया? 902 हो गया। ये याद रख लेंगे। ठीक है, कितना कमी दर्ज किया गया? ये 14 की कमी दर्ज किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है? करें, मेरठ हुआ, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको बताना है कौन सा। तो ये सिंपल ही है, मेरठ में 1936 नहीं, 1946 में अधिवेशन हुआ था। याद रखेंगे मेरठ में कब अधिवेशन हुआ था? 1946 में। वाराणसी में कब अधिवेशन हुआ था? तो वाराणसी में 1905 में अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद में कब हुआ था? तो 1892 में इलाहाबाद में। लखनऊ में 1936 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था आपका। ये करें, महात्मा बुद्ध के जीवन से विभिन्न घटनाओं को प्रतीक के माध्यम से समझा जा सकता है। घोड़ा को किस प्रघटना से जाना जाता है? जो घोड़ा होता है वो किस प्रघटना से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, जो आपका घोड़ा होता है वो गृह त्याग की घटना से संबंधित है। तो गृह त्याग की घटना से कौन सा संबंधित है? घोड़ा। अगर मैं कहूँ हाथी किससे संबंधित है, कह रहा हूँ हाथी, तो हाथी किससे संबंधित है? तो हाथी गर्भस्थ होना संबंधित है। याद रखेंगे किसके? प्रेगनेंसी से संबंधित होता है हाथी। तो मैं याद रख लूंगा, लिख देता हूँ गर्भस्थ। ठीक है, तो गर्भस्थ, तो इससे संबंधित होता है हाथी। अगर मैं कहूँ कमल किससे संबंधित होता है? कमल या सांड, कमल योम सांड। ठीक है,
तो कमल एवं सांड किससे संबंधित होता है? तो कमल और सांड जो होता है वो जन्म से रिलेटेड होता है। किससे संबंधित होता है? वो जन्म से रिलेटेड। अगर मैं कहूँ ज्ञान, जो ज्ञान होता है वो पीपल, मतलब पीपल किससे संबंधित होता है? तो पीपल ज्ञान से संबंधित होता है, क्योंकि पीपल के नीचे, तो पीपल किस क्या होता है? ज्ञान से नीचे होता है। ठीक है। स्तूप महापरिनिर्माण से संबंधित होता है। तो बस इतना सब। हाथी गर्भस्थ से संबंधित, कमल एवं सांड जन्म से, पीपल ज्ञान से संबंधित होता है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा गया था? तो यहाँ पर पूछा गया था घोड़ा, तो घोड़ा गृह त्याग से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि घोड़े से ही गए थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये करें, ये किस शासक के दरबार में रहते थे? 10 कुमार। ठीक है, तो ये किसके साथ? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। कौन? 10 कुमार चरित्र। तो ये, और नरसिंह कौन थे? पल्लव वंश के महान शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। किस शासक, कौन से थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये थे पल्लव वंश के महान शासक। नेक्स्ट देखते हैं। करें, ए ला सापेल की संधि का संबंध किससे है? ए ला सापेल की संधि का संबंध द ट्रिटी ऑफ एक्स ला सापेल रिलेटेड टू, किससे है ये? तो ठीक है, तो ये किसके है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से इसका संबंध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध मतलब कैसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार का मात्र ये बोला जाता है। ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था उन 1746 में, याद रख लेंगे। 1746 से 1748 के बीच में ये लड़ा गया था। कौन सा? ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, और इसका युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की जो संधि होती है, इसी के तहत ये समाप्त होती है। याद रख लेंगे ये। नहीं, देखते हैं। यहाँ कर है निम्नलिखित पठारों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है? करें, कौन सा ऐसा पठार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है? करें, पीडमंट, इदोहो पठार, मेसेटा पठार, यूक्रान पठार। तो यहाँ पर कौन कौन सा है? ये जो मेसेटा का पठार है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ये जो आइबेरिया प्रायद्वीप है, जहां पर पुर्तगाल पड़ता है, वही आइबेरिया प्रायद्वीप है। वहीं पर क्या हुआ है? ये मेसेटा का पठार है। अब देखिए मेसेटा का पठार कहाँ है? अगर देखा जाए तो देश से, अगर देखा जाए तो स्पेन याद रख लेंगे। कहाँ पर? स्पेन में है ये। तो मेसेटा का पठार स्पेन में है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। ये भी कहाँ पर? यूएसए में है। और यूक्रेन का पठार ये भी कहाँ पर है? यूएसए में है। नहीं, देखते हैं। करण, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ का बाओ बाबा वनस्पति प्रकार है, और बोआब और बंदर रोटी पेड़ और चैपरल। तो इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाओ बाब, तो बाओ बाब ये भी प्राचीन प्रचलित नाम है। ये कहाँ क्षेत्र पड़ता है बाओ बाब? ये आपका यहाँ पर ये अफ्रीका में पड़ता है। तो ये एकदम आपका सही है। ठीक है, बाओबाब। ठीक है, बाओबाब, इसको क्या कहते हैं? बंदर रोटी पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बंदर रोटी पेड़, बाओबाब को कहते हैं। और ये पेड़ उल्टा पेड़ भी इसको कहते हैं। तो इसको उल्टा पेड़, बाओबाब, ये सब कहते हैं। ठीक है, तो ये बोआब कहाँ पे है? तो बोआब, अगर बोआब देखा जाए तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है बोआब। बंदर रोटी पेड़ कहाँ है? तो बंदर रोटी पेड़ है, ये जो है बाओबाब का ही प्रचलित रूप है। इसको भारत में बोला जाता है। ठीक है, ये सी वाला। चैपरल कहाँ है? तो कह रहे हैं चैपरल ये मैक्सिको में कह रहे हैं। तो मैक्सिमो में ये चैपरल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा? डी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। करा, रायलसीमा का पठारी क्षेत्र अवस्थित है। तो रायलसीमा का पठारी क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठारी क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पर? कृष्णा नदी के दक्षिण में। नहीं, देखते हैं यहाँ पर 49। कौन सा तापी की सहायक नदी नहीं है? तापी की सहायक नदी कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्कावती है, अर्कावती, तो अर्कावती किसकी सहायक नदी है? तो अर्कावती जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। याद रखेंगे किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है अर्कावती। और जो आपका पूर्णा है, यहाँ पर अरुणावती लिखा गया है, अरुणावती ये। और ये कहाँ? गोमल,
ये सब किसकी सहायक नदी है? ये तापी की सहायक नदी है। पूर्णा, अरुणावती और गोमल किसकी सहायक नदी है? ये तापी की सहायक नदी है। जो अर्कावती है ये कावेरी की सहायक नदी है। तो यही पूछा था कि तापी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? अर्कावती नहीं है। देखते हैं, निम्न में से किसका उद्देश्य पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है? तो किसका उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988 जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है, ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण की स्थिरता। और यहाँ लिखा है एम्स टू मेंटेन इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। किसका काम है? नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988, इसी का काम है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन आज हो गया, मतलब मैं इतना ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा आपका रिवीजन करते चलिए। ठीक है, जो भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए, याद करते चलिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।